अब आप यहाँ हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लीज हमें कांटेक्ट जरूर करिएगा। सभी वीआईपीज तेजस को प्रणाम करके चले गए। वेद अभी भी शॉक में था। कम से कम एक बात तो क्लियर हो गई, गुरु तेजस कोई ऑर्डिनरी ट्रेनर नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि वो मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे थे? उन्होंने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? और अगर उनके इतने कनेक्शंस हैं तो क्या वो किसी बड़े प्लान का हिस्सा है, या फिर वो वाकई मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? क्या तेजस की रियल आइडेंटिटी से वेद को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी? यशवंत और उसकी फैमिली के एम्बैरसमेंट का क्या इफेक्ट होगा? तभी वेद के फोन में कमिश्नर का मैसेज आया। उन्होंने बताया कि सुबह कॉन्फ्रेंस है जिसके पहले उन्हें सबूत चाहिए। वेद ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा। कमिश्नर का डेडलाइन कल तक है। मुझे कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए जो साबित कर सके कि मैंने दादी को पॉइजन नहीं दिया। लेकिन कहां से मिलेगा यह सबूत? तभी उसे एक आइडिया आया। दादी, अगर मैं उनसे मिल सकूं तो शायद कुछ पता चल जाए। हो सकता है कि वो कुछ जानती हो जो मेरी हेल्प कर सके। वेद ने इधर उधर देखा। यशवंत और बाकी फैमिली मेंबर्स अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए अपने अपने कमरों में चले गए थे। वेद धीरे से सावित्री के कमरे की तरफ बढ़ा। वेद ने दरवाजा खोला और अंदर आया तो सावित्री बेड पर लेटी थी और कियारा उनके बगल में चेयर पर बैठी हुई थी। वेद को देखकर वो चिढ़कर बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? कियारा को अभी भी लग रहा था कि दादी की तबीयत खराब होने में कहीं ना कहीं वेद की गलती है। सावित्री ने वेद को देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी अर्जेंसी नजर आ रही थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वेद ने कियारा को नजरअंदाज करते हुए कहा, दादी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप जानती है ना, मैंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं पता लगाना चाहता हूं कि ये किसने किया है, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। क्या आप कुछ जानती हैं? तभी सावित्री ने अपना हाथ उठाकर इशारा किया। उन्होंने वेद की तरफ देखा, फिर रूम के एक कॉर्नर की तरफ पॉइंट किया। वेद ने उस डायरेक्शन में देखा। वहां एक ओल्ड वुडन शेल्फ थी जिस पर कुछ बुक्स और फोटो फ्रेम्स रखे हुए थे। दादी, आप उस शेल्फ की तरफ क्यों पॉइंट कर रही हैं? वेद ने कंफ्यूज होकर पूछा। सावित्री ने फिर से उसी डायरेक्शन में पॉइंट किया। कियारा ने भी नोटिस किया। दादी, आप क्या कहना चाहती हैं? वेद ने उस फोटो को नोटिस किया। दादी, आप उस फोटो के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? सावित्री ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन फिर फ्रस्ट्रेट होकर अपना सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि वो एग्जैक्टली ये नहीं कह रही थी। कुछ तो स्पेशल है उस फोटो में, वेद ने सोचा। ये कहकर उसने फोटो उठाई, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था। तभी दादी अब जोर जोर से सांस लेने लगी थी। ये देखकर कियारा ने वेद को डांटते हुए कहा, तुम क्या दादी को मारकर ही दम लोगे? निकलो यहां से अभी क्या अभी। वेद ने दादी की हालत देखी और सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर आ गया, लेकिन वो सोच में पड़ गया। दादी बार बार उस फोटो की तरफ क्यों पॉइंट कर रही थी? कुछ तो है जो वो मुझे बताना चाहती है। मुझे जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अगर किसी को पता चला कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं तो जरूर कोई रुकावट पैदा करेंगे। सच जानने के लिए सुबह के करीब 3 बजे वेद अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखा। कॉरिडोर में कोई नहीं था और सभी के कमरों की लाइट्स भी बंद थी। वेद सावित्री के कमरे के अंदर आया तो देखा कि सावित्री बेड पर सो रही थी। कियारा भी एक चेयर पर सोई हुई थी और गुरु तेजस कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वेद चुपके से उस वुडन शेल्फ की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने उस फोटो फ्रेम को उठाया जिसकी तरफ सावित्री पॉइंट कर रही थी। ये तो नॉर्मल फैमिली फोटो लग रहा है, इसमें क्या स्पेशल हो सकता है? तभी उस फोटो फ्रेम के पीछे कॉर्नर में कुछ अजीब दिखा। वहां एक स्मॉल होल था जो नॉर्मल डेकोरेशन की तरह लग रहा था। ये तो कैमरा लेंस है, हो सकता है इसमें कुछ रिकॉर्डेड हो जो मेरी इनोसेंस प्रूफ कर सके। वेद ने मेमोरी कार्ड को निकाला और अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर उसने फोटो फ्रेम को एग्जैक्टली वैसे ही वापस रख दिया जैसे वो रखा था। अपने कमरे में वापस आकर वेद ने अपना लैपटॉप चालू किया और मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करके वीडियो प्ले किया। वीडियो में क्लियरली दिख रहा था कि एक फीमेल सर्वेंट सावित्री के मेडिसिन ट्रे के पास आई है। फिर उसने मेडिसिन की बोतल से कुछ टैबलेट्स निकाले और उसमें कुछ दूसरी टैबलेट्स डाल दी। वेद ने वीडियो को रिवाइंड किया तो सर्वेंट मीडियम हाइट साड़ी पहने हुए लगभग 40-45 साल की उम्र की थी। ये वही सर्वेंट थी जो कई सालों से सावित्री का ख्याल रख रही थी और जब से वेद जेल से वापस आया था वो उसे नजर ही नहीं आई थी। इसका मतलब है वो इसी दिन से गायब है और ये अकेली तो इतना बड़ा गेम नहीं कर सकती। कोई और इन्वॉल्व है, लेकिन कौन? घर वाले या फिर मिस्टीरियस मैन या फिर कोई और? वेद ने तुरंत कमिश्नर को वीडियो फाइल सेंड की, साथ में एक मैसेज भी लिखा, सर ये है वो प्रूफ जो मुझे इनोसेंट साबित करने के लिए काफी होगा। मैसेज सेंड करने के तुरंत बाद वेद के फोन पर कमिश्नर का कॉल आया। वेद, ये तो गेम चेंजिंग एविडेंस है। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि तुम इनोसेंट हो। मैं इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ। कमिश्नर की बात सुनकर वेद ने जवाब में कहा,
थैंक यू सर। कॉल कट करने के बाद वेद को रिलीफ महसूस हुआ। फाइनली मेरी इनोसेंस प्रूव हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि यह कॉन्स्पिरेसी किसने करवाई है और कौन कौन इन्वॉल्व्ड है। तभी उसे कमरे के बाहर आवाजें सुनाई दी। वेद ने अपना दरवाजा खोला और बाहर देखा तो सावित्री के कमरे से रोने धोने की आवाज आ रही थी। वेद जल्दी से भागकर सावित्री के कमरे में आया तो देखा कि तेजस सावित्री का हाथ पकड़कर बैठे हैं और कियारा पास ही जोर जोर से रो रही है। सावित्री का निर्जीव शरीर देखकर वेद को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखें दर्द से चौड़ी हो गई और आंखों में आंसू आने लगे। अगली सुबह रायजादा हवेली का माहौल बिल्कुल अलग था। आज सावित्री जी का अंतिम संस्कार था। पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। वेद अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरा दुख छाया हुआ था। पहली बार किसी परिवार के साथ रहने का एहसास हुआ था और अब छोड़कर चली गई, वो भी इतने अनसुलझे सवालों के साथ, और साथ ही मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। नीचे हॉल में यशवंत, राघव, विशाल और अन्य परिवारजन मेहमानों की व्यवस्था में बिजी थे और कियारा तो सारा वक्त सावित्री के पास बैठी रही। शाम को जब अंतिम संस्कार के बाद सब हवेली आए तो देखा कि बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। जैसे ही कियारा कार से उतरी तो तुरंत रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। एक रिपोर्टर कियारा के सामने माइक लेकर पूछने लगा, कियारा जी, आपके बर्थडे इवेंट में पता चला कि आपकी शादी एक डिलीवरी बॉय से हुई है, क्या यह सच है? ये सवाल सुनकर कियारा घबरा गई। तभी एक और रिपोर्टर उसके सामने आ गया। आपके हस्बैंड आज अंतिम संस्कार में क्यों नहीं नजर आए? कौन है वो? पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आपने एक डिलीवरी वाले से शादी क्यों की। कियारा के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वो पहले ही दादी के जाने से टूट चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर सबको हटने के लिए कहा, लेकिन मीडिया वाले उससे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। तभी वेद तेजी से मीडिया की भीड़ चीरते हुए आगे बढ़ा और रिपोर्टर्स के बीच आ गया। वो मीडिया के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए अपना रेज दबाकर बोला, बस करिए, क्या यही है आपका जर्नलिज्म? किसी के घर में शोक है, परिवार दुख में डूबा हुआ है और आप लोग यहाँ तमाशा बना रहे हैं। रिपोर्टर भी गुस्से में बोला, सर, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, हमारा काम है लोगों तक सच पहुंचाना। सच? कैसा सच ढूंढने आए हैं यहाँ? कि आपके यहाँ जब कोई मरता है तो ऐसा ही सवाल करते हैं या सहानुभूति देते हैं? आप लोगों में थोड़ी ह्यूमैनिटी बची भी है या नहीं? वेद का तेवर देखकर सभी रिपोर्टर्स चुप हो गए। तब वेद ने फिर हाथ जोड़कर शांति से कहा, इस वक्त इस परिवार को अपने शोक सहने के लिए हिम्मत की जरूरत है, आपकी मीडिया कवरेज की नहीं। मैम को रेस्ट की जरूरत है, इसलिए आप प्लीज अभी यहां से चले जाएं। मीडिया वालों ने धीरे धीरे रास्ता छोड़ दिया और कियारा तेजी से रायजादा मेंशन की तरफ भागी और सावित्री के कमरे में आकर बैठ गई। सामने सावित्री के खाली बिस्तर को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दादी, मम्मा पापा के बाद सिर्फ आप ही तो थी। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूं। मैं क्या करूंगी अब? तभी गबीना जूस का ग्लास लेकर आई। गबीना 3 सालों से कियारा और सावित्री की बॉडीगार्ड थी और उनके बीच फैमिली जैसा रिश्ता था। गबीना कियारा को छोटी बहन की तरह ट्रीट करती थी। कियारा, कुछ तो खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है तूने। कियारा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मेरा मन नहीं है गबीना, मुझे कुछ नहीं खाना। तभी वेद कमरे में आया और कियारा की हालत देखकर उसे समझाते हुए बोला, कियारा, खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। वेद के बार बार इंसिस्ट करने से कियारा चिढ़ गई। वेद, मैंने कहा ना, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।